नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका व्याकरण चर्चा की इस श्रृंखला में, जिसकी पहली कड़ी पिछले सप्ताह आज ही के दिन प्रस्तुत की गई थी। व्याकरण विषयक अवधारणा पर वह शुरुआती कड़ी थी। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ व्याकरण विषयक अन्य पक्षों को शामिल करते हुए इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। पिछली बार हमने व्याकरण की संकल्पना के तहत दो स्थितियों की बात की थी कि किसी भाषा के अंतर्गत एक स्वतः कार्यरत नियमों की जो व्यवस्था है उसे व्याकरण कहते हैं, और दूसरा स्तर था उसी को वैयाकरण नामक भाषाविद अपने प्रयत्नों से मूर्त करते हैं, ग्रंथ के रूप में, शास्त्र के रूप में या किसी तरह से विवेचन के रूप में, उसे भी हम व्याकरण कहते हैं। इन दोनों अर्थों को लेके हमने व्याकरण की बात जरूर की थी, लेकिन अंत तक आते आते हमने व्याकरण को परिभाषित करने का जो कार्य किया था वह मूलतः दूसरे अर्थ पर आधारित था, और उसी संदर्भ में हमने हिंदी के यशस्वी वैयाकरण पंडित किशोरीदास वाजपेयी का एक कथन उद्धृत किया था, और वह कथन यह था कि व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमें भाषा के अंग प्रत्यंगों का पूर्ण विवेचन होता है। हमने यह भी संकेत किया था कि हिंदी व्याकरण रचना का कार्य जब शुरू हुआ, यानी 18वीं शताब्दी से व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सिलसिलेवार रूप से हिंदी व्याकरण रचना का कार्य जारी है। प्रथम वैयाकरण जोशुआ केटेलर, जिसका व्याकरण ग्रंथ 1743 ईस्वी में सामने आया था, तो तब से लेकर बहुत लंबे समय तक हिंदी व्याकरण ग्रंथों में व्याकरण विषयक जो परिभाषाएं दी जाती थीं वे वस्तुतः प्रयोजन को ही व्याकरण के लक्षण के रूप में प्रस्तुत करती थीं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सिखलाए। तो इसका या इस तरह की परिभाषाओं का हमने प्रतिवाद किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से करते हुए एक मुकम्मल परिभाषा बनाने का प्रयास भी किया था। वाजपेयी जी हमारे हिंदी व्याकरण की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम यहाँ पर उनके कथन को और स्रोतों से या और संदर्भों से लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और ये चर्चा जो आज होनी है व्याकरण की अवधारणा का दूसरा हिस्सा आप इसे कह सकते हैं या कह सकती हैं। तो इस में वाजपेयी जी के अगले कथन को हम यहाँ लेना मुनासिब समझते हैं। वाजपेयी जी ने कहा अपने ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन में, जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित होकर आई थी, जिस शास्त्र से भाषा व्याकृत की जाए, उसके पदों को तोड़ तोड़कर प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान विधान किया जाए, वह व्याकरण है। यों प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना करके पद व्युत्पत्ति करने से यह शास्त्र व्याकरण है, और शब्दों का परस्पर संबंध विधान आदि करने के कारण इसे शब्दानुशासन कहते हैं। प्रयोग बाहुल्य से व्याकरण और शब्दानुशासन शब्द पर्याय रूप हो गए हैं, एक की विशेषता दूसरे में आ गई है। यह वाजपेयी जी का कथन है। यह जो ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन, उसे आद्योपांत देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है
और इसके पहले की जो परंपरा है व्याकरण ग्रंथों की, उनसे इस ग्रंथ की तुलना करने पर यह स्पष्ट रूप से आभासित होता है कि वाजपेयी जी हिंदी में पहले ऐसे वैयाकरण हैं जो हिंदी भाषा का तत्व दर्शन करते हैं। यह बात उनकी व्याकरण परिभाषा में भी दिखलाई पड़ती है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंगों का विवेचन करने वाला शास्त्र है, यह उसका लक्षण हुआ। वो इस बात से असहमत हैं कि व्याकरण शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखलाने वाला शास्त्र है। वे कहते हैं कि यह कार्य तो समाज में रहकर व्यक्ति खुद सामाजिक प्रक्रिया से कर ही लेता है। व्याकरण की इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। जाहिर सी बात है कि व्याकरण का अर्थ यहाँ पर जो मूर्त व्याकरण है वो है। अमूर्त व्याकरण जो भाषा में निहित है वह नहीं है, वह तो भाषा प्रकृति का ही एक तरह से पर्याय है। तो वाजपेयी जी व्याकरण को लक्ष्य प्रधान शास्त्र मानते हैं। लक्ष्य है भाषा और लक्ष्य का लक्षण होना चाहिए, यानी व्याकरण ग्रंथ को इस प्रकार सामने आना चाहिए कि भाषा के अंग प्रत्यंग की सम्यक रूप से वह विवेचना कर सके, वह भाषा की व्याकृति कर सके। भाषा क्या है? भाषा के बारे में यहाँ अनेक परिभाषाओं को उद्धृत करने का मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा यहाँ पर प्रयास है भाषा को लेकर एक गहन धरातल तक आपका ध्यान खींचने का। आमतौर पर हम भाषा जो बोलचाल में हमारे आपके या व्यक्ति और समाज के बीच एक स्वरूप ग्रहण कर रही संरचना है, उसी का पर्याय माना जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह संरचना जो भाषा का सामाजिक पक्ष है, वस्तुतः वह मूलतः आधारित है भाषा के उस मानसिक पक्ष पर जो व्यक्ति व्यक्ति के मन में कायम है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि समाज के एक सामूहिक मानस में या सामूहिक अवचेतन में वह संरचना कायम है। और इस संदर्भ में हमने पिछली चर्चा में यह कहा था, यह विचार सामने रखा था कि भाषा का जो आंतरिक व्याकरण है वह वस्तुतः मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। हम यहाँ पर चूँकि बाह्य व्याकरण पर बातें आज करने वाले हैं, उन्हीं को अनेक संदर्भों में बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमने जो बात अभी भाषा की परिभाषा के बारे में नहीं, वस्तुतः भाषा के स्वरूप के बारे में आपके सामने रखने का प्रयास किया है, उसी को थोड़ा ऐसे समझें कि भाषा मनुष्य के मस्तिष्क से लेकर समाज के वाग व्यवहार तक व्याप्त एक संरचना, एक प्रक्रिया है। वस्तुतः एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है भाषा, और मनोसामाजिक संरचना है भाषा। उस भाषा का व्याकरण का मतलब है कि जो भाषा के समस्त प्रयोग हैं, जो हमारे वाग व्यवहार में, हमारे दैनिक बोलचाल में या हमारे बहुत लंबे समय तक के बोलचाल में प्रस्तुत दिखाई देते हैं, उनका एक समेकित रूप हम बनाते हैं, उन रूपों को संकलित करते हैं, उन प्रयोगों को संकलित करते हैं और उनके आधार पर व्याकरण निर्माण का कार्य करते हैं, यानी व्याकरण को मूर्त करने का काम करते हैं। लेकिन यह तो एक पक्ष हुआ। भाषा का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है या बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो अभी भाषिक समाज में हुए ही नहीं हैं। भाषा चूंकि एक संभावना के रूप में है मनुष्य के मस्तिष्क में बैठी हुई। मनुष्य तो अनंत प्रकार के वाक्य बोल सकता है। आज का मनुष्य कुछ बोल रहा है, कल का मनुष्य कुछ बोलेगा। हम प्रति क्षण भाषिक धरातल पर सृजनशील होते हैं। एक कहावत यह भी चलती है भाषिक संसार के बारे में कि भाषा का आखिरी वाक्य कभी बोला नहीं जा सका है। इस तरह से भाषा एक संरचना विशेष का नाम नहीं हुआ, बल्कि भाषा एक संभावना है। भाषा एक संभावना है और वह संभावना अनंत रूपा है।
ऐसी भाषा का व्याकरण विचार कोई आसान वस्तु नहीं है। तो व्याकरण भी एक सतत संभावना है, सतत परिवर्तनशील संभावना है। हम चाहे तो कितने रूपों में इसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि पिछले वक्तव्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उद्धरण के द्वारा यह कहने का प्रयास किया गया कि व्याकरण जो है, व्याकरण जो हम बनाते हैं, वह अब तक जो मूर्त व्याकरण का हमारा प्रयास है वह स्थिति मूलक भाषा विज्ञान का हिस्सा या उसका संवादी या उसी के एक पर्याय के रूप में बनाया जाता है। क्योंकि भाषा को स्थिर मानेंगे तभी भाषा का विवेचन होगा। तो भाषा का विवेचन करने के लिए सतत परिवर्तनशील, नित्य परिवर्तनशील भाषा का हम अपने ध्यान में थोड़ी देर के लिए स्थिर स्वरूप कल्पित करेंगे और तब उसके आधार पर नियमों का संधान करके एक शास्त्र रचना या एक ग्रंथ रचना या एक विवेचन प्रस्तुत करने का हम कार्य करेंगे। लेकिन द्विवेदी जी का विचार था कि भाषिक व्याकरण को ऐतिहासिक संदर्भों में कार्यरत होना चाहिए। यह चर्चा पिछली बार हुई है, हम उस चर्चा को यहाँ दोहराते नहीं हैं। हम एक दूसरी बात की ओर बढ़ना चाहते हैं कि व्याकरण बनाने का जो भी कार्य किसी भी रूप में हुआ, जिस पर चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि वाले बहुत सहमत ना हों, लेकिन एक स्थिर टाइप भाषा है, उसी का विवेचन व्याकरण कहला रहा है, मूर्त व्याकरण कहला रहा है। तो उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर अग्रसारित की जाएं। हम इस आज की चर्चा में इसी मुख्य लक्ष्य को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। व्याकरण बनाने का, यानी जो अमूर्त व्याकरण भाषा के भीतर कार्यरत है, उसके आधार पर उसका विश्लेषण करके उद्घाटन करने का जो कार्य है, यानी व्याकरण लिखने का कार्य, व्याकरण रचने का कार्य, व्याकरण विवेचन का कार्य, जिसे हम तकनीकी शब्दों में पुराने जो हमारी भाषा वैज्ञानिक परंपरा है उसमें व्याकृति शब्द है, तो व्याकृत करना, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा व्याकृत की जा रही है। भाषा व्याकृत करना यही व्याकरण हुआ, भाषा का विश्लेषण करना यही व्याकरण हुआ। व्याकृत करना यानी भाषा जो एक नदी की तरह है, एकात्म एक सिंधु नदी की तरह है, उसके पद प्रयोगों के आधार पर उसके घटकों की था पाना, विश्लेषित करके निकालना, छांटना, अलग अलग करके दिखाना, प्रयोगों के घटकों के बीच आपसी संबंध बतलाना, यही मूलतः व्याकरण क्रिया है, जिसे व्याकृति कहते हैं। तो इस क्रिया के, इस प्रक्रिया के जरिए व्याकरण रचना या व्याकरण विवेचन का कार्य होता है, वैयाकरण इसे करते हैं। यानी अमूर्त व्याकरण को मूर्त रूप देने का जो प्रयास होता है वह इस प्रक्रिया से होता है। तो इस प्रक्रिया के मुख्यतः दो पक्ष माने जा सकते हैं। एक हुआ साधुत्व पक्ष और दूसरा हुआ सिद्धांत पक्ष। साधुत्व पक्ष, साधु व्याकरण की एक परिभाषा कहीं कहीं दी जाती है कि व्याकरण वह है जो साधु प्रयोग सिखलाता है। साधु प्रयोग यानी शुद्ध या नियम सम्मत प्रयोग। किसी भी भाषा में शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं होता वस्तुतः, ये केवल व्याख्या का फेर है कि हमें किसी को शुद्ध मानते हैं, किसी को अशुद्ध। वस्तुतः किसी भाषा में मानक और अमानक होता है। एक व्यापक स्तर पर कोई रूप मान लिया जाए वो मानक है, और बहुत सारे उससे विचलित रूप होते हैं जिन्हें व्यापक स्तर पर शिष्ट विवेचन में मान्यता नहीं मिलती, वे अमानक ठहरा दिए जाते हैं। तो अनेक प्रयोगों के बीच कुछ प्रयोगों को चुन लेना ही मानकीकरण की प्रक्रिया है। तो मानक प्रयोग सिखलाना, इसी को हम पुरानी भाषा में कह रहे हैं कि साधु प्रयोग सिखलाना। तो तथाकथित शुद्ध और तथाकथित अशुद्ध प्रयोगों से भाषा भरी हुई है। तो साधुत्व पक्ष व्याकरण का है, उनमें से कुछ प्रयोगों को जिन्हें वो वैयाकरण अपने प्रयास से मानक ठहराना चाह रहा है किसी तर्क के आधार पर,
किसी तर्क का सहारा लेते हुए, तो उन्हें छांट के दिखलाना और तथाकथित असाधु प्रयोगों से भाषा प्रयोक्ताओं को बचाना, यह व्याकरण प्रक्रिया का एक पक्ष है। यह बहुत ऊपरी पक्ष है। वस्तुतः व्याकरण का मूल मर्म यह नहीं है। व्याकरण का मूल मर्म उसके सिद्धांतों में निहित है। भाषा एक संरचना है, भीतर से उसी संरचना के आधार पर मनुष्य बाहरी व्यवहार करते हैं। वाक्य मनुष्य बोलते हैं, वाक्य में ही अपने विचार भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने कथ्यों का संप्रेषण करते हैं। तो ऐसे में साधुत्व पक्ष जो है वह एक ऊपरी पक्ष हुआ व्याकरण प्रक्रिया का, क्योंकि भाषा को मानक प्रयोगों के साथ बोला जाए, मानक प्रयोग ही बोले जाएं, प्रयुक्त किए जाएं, बोले जाएं, लिखे जाएं। प्रयोग दो तरह से, बोलना लिखना यही होता है, और फिर बोलने को सुना जाता है और लिखने को पढ़ा जाता है। तो ये चार क्रियाएं ही भाषा के व्यवहार में शामिल हैं। तो साधुत्व पक्ष भाषा का तथाकथित अशुद्ध शब्दों से प्रयोक्ताओं को बचाना, तथाकथित असाधु प्रयोगों से प्रयोक्ताओं को बचाना, और तथाकथित शुद्ध प्रयोगों या साधु प्रयोगों की ओर उन्हें ले जाना, यही है। इसे हम भाषा के मानक प्रयोगों की ओर भाषा प्रयोक्ताओं को ले जाना इस रूप में आधुनिक शब्द में समझ सकते हैं। दूसरा है सिद्धांत पक्ष। यह गहरा पक्ष है। किसी भाषा के अंदर जो कार्यरत नियमों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पकड़ना, यह सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत पक्ष को हम दूसरे शब्द में भाषा दर्शन भी कह सकते हैं। हिंदी का जब व्याकरण बनना शुरू हुआ तो ये सिद्धांत पक्ष शुरू में बहुत कमजोर था। पंडित किशोरीदास वाजपेयी एक ऐसे पहले व्याकरण के रूप में उभरे जिन्होंने एक सिद्धांत पक्ष वाला व्याकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। भले उनका हिंदी शब्दानुशासन हिंदी के एक परंपरागत व्याकरण के ढांचे में नहीं है, यानी भाषा के सारे प्रयोगों को समेट कर एक सर्वांग समाहारी रूप में सामने नहीं भले आए वो, लेकिन इतनी ज्यादा उसमें नवीनताएं हैं सैद्धांतिक विश्लेषण को लेके कि हम कह सकते हैं कि सिद्धांत पक्ष या भाषा दर्शन पक्ष को लेकर यह हिंदी का पहला महत्वपूर्ण प्रयास है। और इस प्रयास का फिर विस्तार हुआ। संस्कृत में सिद्धांत पक्ष को लेकर जो ऊंचाई भर्तृहरि के वाक्य पदीयम में दिखलाई देती है, उसी का एक स्तरीय प्रयोग इस ग्रंथ में दिखलाई पड़ता है। तो यह भाषा के व्याकरण की प्रक्रिया का उच्चतर सोपान है सिद्धांत पक्ष। व्याकरण लेखन जो सामने आता है वह मुख्यतः तीन रूपों में दिखलाई पड़ता है। इन्हें व्याकरण रचना के तीन पक्ष कह सकते हैं। कुछ व्याकरण वर्णनात्मक होते हैं यानी डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ व्याकरण निर्देशात्मक होते हैं यानी प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं, और कुछ व्याकरण विश्लेषणात्मक होते हैं यानी एनालिटिक होते हैं। ये व्याकरण किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, माने विवेचन किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है या लेखन किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है व्याकरण का, उसके आधार पर तीन तरह के पक्षों की बात यहाँ की जा रही है। इसके बाद हम व्याकरण की विविध भूमिकाओं पर कुछ बातें करें। हालांकि पिछले वीडियो में हमने व्याकरण की एक भूमिका या एक बड़े प्रयोजन की बात की थी और वह प्रयोजन मानकीकरण था, उसकी उपयोगिता का संकेत किया गया था। यहाँ हम कुछ और प्रयोजनों की बात करें। तो पहला प्रयोजन व्याकरण रचना का यह है कि व्याकरण रचना भाषा का तत्व दर्शन कराने के लिए होता है। भाषा के भीतर जो बहुत सारे नियमों की अलिखित संहिता कार्यरत है, जिसके आधार पर भाषा प्रयोक्ता अपना प्रयोग करते रहते हैं, यानी जो आंतरिक व्याकरण है उसे उद्घाटित करना, उस तत्व को सबके सामने लाना, तत्व दर्शन कराना व्याकरण रचना का सबसे बड़ा प्रयोजन है।
इसे भाषा की व्याकृति करना हम कहते हैं। जैसा कि अभी वाजपेयी और भर्तृहरि के माध्यम से बातें कही गई सिद्धांत पक्ष के बारे में। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का एक कथन है, हम अपनी भाषा स्वतः शुद्ध बोल लेते हैं, परंतु उसकी बनावट की जानकारी हमें नहीं होती। जब तक व्याकरण का सहारा न लें, सब लोग अपने हाथ पांवों और आंख कान आदि से ठीक ठीक काम कर लेते हैं, परंतु इन अंगों की बनावट हमें शारीर शास्त्र से ही मालूम होगी। हिंदी शब्दानुशासन का यह कथन है। हिंदी शब्दानुशासन में वाजपेयी जी ने भाषा के तत्व दर्शन वाले पक्ष को बाखूबी संजोया है। तो यह व्याकरण की जो पहली और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुतिकरण हुआ। जो अगली भूमिका है या अगला जो प्रयोजन है, उसे हम शब्दानुशासन कहते हैं। पिछले व्याख्यान में या पिछली चर्चा में भी इसे हमने सामने रखा था। व्याकरण वस्तुतः शब्दानुशासन है। शब्द शासन की भी भूमिका में व्याकरण आता है कभी कभी, लेकिन वह भाषा के स्वभाव के अनुसार शब्दों का अनुशासन करता है। भाषा की प्रकृति से बाहर जाकर वह नहीं करता। एक सामान्य धारणा ये है, अथ शब्दानुशासनम सूत्र की बात की गई थी, उसमें ये ही बात प्रतिपादित की गई थी। भाषा का नियमन करना, यही है शब्दानुशासन। और भाषा का नियमन भाषा के आंतरिक जो नियम है, आंतरिक संहिता है, उसके अनुसार होता है। तीसरी जो भूमिका कही जा सकती है वह है भाषा शासन। वस्तुतः यह एक अत्यंत प्रयोजनीय विषय है। कई बार जो भाषा की दुनिया में अराजकता आती है, जिसे हम एकाधिक रूपों, एकाधिक प्रयोगों के रूप में समझते हैं, इस भाषाई अराजकता को उनके भीतर से नियमों की खोज करते हुए किन्हीं रूपों को मान्य ठहराना और किन्हीं रूपों को अमान्य ठहराना, यानी मानकीकरण करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसकी उपयोगिता होती है, नहीं तो कोई भाषा क्रमशः अबोधगम्य होती जाएगी। इस संदर्भ में हिंदी व्याकरण के एक विद्वान, हिंदी व्याकरण का लघु इतिहास जिन्होंने लिखा, राम नरेश मिश्र हंस, उनका एक कथन उद्धृत करना हम आवश्यक समझते हैं। कथन इस प्रकार है, वाक्य के भीतर शब्दों के कुमार्गगामी होते ही व्याकरण पुलिसमैन सावधान हो जाता है। वाक्य संहिता का ठीक ठीक पालन कराने के लिए भाषा के उन बिगड़े आवारे शब्दों का बहिष्कार कर, व्याकरण उन शब्दों को मिटाकर या भाषा से भगाकर ही दम लेता है। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक करण कारक विवेक में लिखी थी। व्याकरण की शब्द शासन वाली भूमिका पर एक अच्छा प्रकाश पड़ता है इन पंक्तियों के माध्यम से। हालांकि कुछ शब्द इसमें पुनर्विचारणीय हैं, लेकिन यहाँ हमारा वह विषय नहीं है। भाषा में अराजकता या विप्लव होने या भाषा के संक्रांति काल में व्याकरण की यह भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। हिंदी का एक दौर था जब हाथी कहीं चलती थी, कहीं हाथी चलता था। ऐसे समय में एक मानकीकरण के लिए एक शासक व्याकरण की आवश्यकता थी या शासक व्याकरण की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को उस समय के दिग्गज चिंतकों ने
जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी में अहम नाम है, अपनी व्याकरण शासक भूमिका के तहत हिंदी के मानकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कार्य किया। सरस्वती पत्रिका में अपने संपादकीय दायित्व का निर्वाह करते हुए उससे हम भली भांति परिचित हैं। तो वह भूमिका बहुत जरूरी थी उस समय, और यह भूमिका आज भी जरूरी है। आज भी हिंदी की स्थिति बहुत सही नहीं है, बहुत हद तक मानकीकरण हो गया है, लेकिन बहुत संदर्भ ऐसे हैं जहां मानकीकरण की आज भी आवश्यकता बनी हुई है। तो शब्द शासन जैसी भूमिका की जरूरत पड़ती है। व्याकरण की एक भूमिका है शब्द निर्माण की। हम जानते हैं कि भाषा में बहुत सारे शब्द जो बने होते हैं वे एक पैटर्न पर, एक प्रविधि पर बने होते हैं। जैसे शिक्षिका एक शब्द है, तो इस पैटर्न पर अधिक्षिका, निरीक्षिका, वीक्षिका जैसे शब्द बन सकते हैं। तो यह पैटर्न होता है उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय का। व्युत्पत्ति या निर्वचन शास्त्र का यह विषय है। हम जानते हैं कि यह भूमिका भी व्याकरण के माध्यम से जो आकार लेती है बहुत आवश्यक है। युग की नित्य नवीन जन्म रही नई नई आवश्यकताओं के संदर्भ में नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक काल में विज्ञान, समाज विज्ञान आदि संदर्भों में हिंदी को नए नए शब्दों की जरूरत पड़ी। नई नई अवधारणाएं जो अन्य भाषाओं से, विशेषकर अंग्रेजी से आ रही थी उनके लिए। तो हिंदी ने संस्कृत या अपने देशज पैटर्न के आधार पर बहुत सारे शब्द गढ़े। मूल स्रोत तो संस्कृत के पैटर्न का ही रहा। बहुत सारे पारिभाषिक शब्द बनाए। इस संदर्भ में डॉक्टर रघुवीर एक उल्लेखनीय नाम है। हालांकि उनका प्रयत्न तथाकथित शुद्धतावादी होने के कारण बहुत विवादित रहा या बहुत विवादित किया गया, लेकिन उन्होंने जिस पैटर्न पर हिंदी को बृहत पारिभाषिक शब्दावली उपलब्ध कराई, भारतीय भाषाओं को एक बड़ी शब्द राशि उपलब्ध कराई, वह निश्चित तौर पर अनुकरणीय और सराहनीय है। डॉक्टर रघुवीर के बनाए हुए बहुत सारे शब्द आज भी प्रशासनिक संदर्भों में, ज्ञान संदर्भों में चल रहे हैं। तो भाषा वैज्ञानिक ढंग से डॉक्टर रघुवीर की आलोचना नहीं की गई, बल्कि आलोचना करने वाली जमात में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अन्य उद्देश्यों से या अन्य मानसिकताओं से डॉक्टर रघुवीर को घेर रहे थे। डॉक्टर रघुवीर के प्रयत्नों की चाहे जितनी भी सीमा बतलाई जाए, उनकी उपादेयता आज भी असंदिग्ध है। तो शब्द निर्माण के क्षेत्र में जो कुछ नए नए प्रयोग हो सकते हैं, उनको संभव बनाना व्याकरण की एक बड़ी भूमिका है, एक बड़ा प्रयोजन है। और एक आखिरी प्रयोजन के रूप में या आखिरी भूमिका के रूप में हम ले सकते हैं भाषा शिक्षण। हम ये भ्रम पाले हुए हैं कि अपनी भाषा तो हम जन्म लेते ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण अनुवाद विधि एक बहुत प्रचलित विधि है भाषा शिक्षण के लिए, लेकिन अन्य भाषा शिक्षण में इसे लागू बतलाया जाता है। बात इतनी सरल नहीं है। अपनी भाषा भी, जैसे हिंदी हमारी भाषा है, इसमें हमने जब से पहली सांस ली थी तब से आज तक जो हिंदी हमें आती है, बिना कोई व्याकरण के या प्रत्यक्ष शिक्षण के सहयोग के जो हिंदी हमें आती है समाज में रह के, हम तथाकथित शुद्ध बोलना, तथाकथित शुद्ध लिखना और तथाकथित शुद्ध पढ़ना सीख लेते हैं। वो जो भाषाई रूप होता है वो वस्तुतः काम चलाऊ रूप होता है। जो भी भाषा का एक स्थायी या दीर्घकालिक स्वरूप होता है, उसका ज्ञान या भाषा के आंतरिक रहस्यों का ज्ञान व्याकरण जैसे शास्त्र से ही संभव है। तो भाषा शिक्षण में इस तरह से व्याकरण की बहुत
बड़ी उपयोगिता है। हिंदी सीखना भी हिंदी भाषियों को व्याकरण से ही सुलभ हो सकता है। सामान्य काम चलाओ हिंदी भले बिना व्याकरण के केवल समाज के प्रयोगों के संदर्भ में रहने, अवलोकन करने, ग्रहण करने आदि से हो सकता है, लेकिन हिंदी का आंतरिक जो ज्ञान है, जो ज़्यादा गहरा ज्ञान है, एक स्थायी या दीर्घकालिक टाइप की हिंदी का ज्ञान है, वह व्याकरण के जरिए ही प्राप्त हो सकता है। उसका बोध व्याकरण के जरिए ही बन सकता है। तो व्याकरण की इतनी भूमिकाओं की हमने चर्चा की। अब हम व्याकरण निर्माण यानी जो मूर्तिकरण है, यानी ग्रंथ रूप या विवेचन रूप में व्याकरण को सामने लाने का जो प्रयत्न है, उसके पीछे क्या प्रेरणाएं हो सकती हैं, उनका एक संभावना मूलक विचार कर रहे हैं। ये विचार एकदम निर्विवाद नहीं हो सकता। इस तरह का संभव है, इस रूप में यहाँ किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि किसी भी बौद्धिक प्रयत्न के पीछे ज्ञान प्राप्ति का सुख एक बड़ी प्रेरणा है। अकारण केवल ज्ञान क्षितिज के विस्तार के लिए, केवल नई चीज सीखने के लिए, नई चीज के प्रति जागरूक होने के लिए, उसका बोध करने के लिए, उसका ज्ञान अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम कोई बौद्धिक प्रयत्न करते हैं। यह एक बड़ा प्रयोजन है किसी भी बौद्धिक प्रयत्न का। तो वह व्याकरण का भी व्याकरण के रचना के पीछे या व्याकरण निर्माण के पीछे भी वह प्रयत्न काम करता है। ज्ञान सुख की प्रेरणा। हम किसी भाषा का व्याकरण इसलिए विवेचित करने या बनाने चले हैं कि एक ज्ञान सुख, एक बौद्धिक सुख हमें प्राप्त हो। ये जो प्रयोजनातीत आनंद है, उसी को यहाँ बौद्धिक सुख या ज्ञान सुख कहा जा रहा है। यह किसी भी क्षेत्र के प्रयत्न के लिए लागू हो सकता है। तो व्याकरण रचना की पहली जो प्रेरणा है वह है ज्ञान सुख प्राप्ति। दूसरी प्रेरणा यह हो सकती है कि कोई व्यक्ति या कोई विशिष्ट व्यक्तियों का एक समूह किसी भाषा को दीर्घजीवी बनाने के लिए इस तरह का प्रयत्न कर सकता है, इस तरह का व्याकरण लेखन कर सकता है। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण पाणिनि, जिनके बारे में विदेशी विद्वान भी इस तरह से कहते हैं कि उनका व्याकरण मानव मेधा का अपूर्व चमत्कार है, उन ऋषि तुल्य पाणिनि के बारे में यह अफवाह फैलाई जाती है कि संस्कृत का जो विकास रुक गया, संस्कृत जो मृतप्राय होने लगी, उसके पीछे व्याकरण का हाथ है, पाणिनीय व्याकरण का, कि नियमों में जकड़ दिया। यह वस्तुतः व्याकरण की प्रकृति को न समझने, व्याकरण प्रक्रिया को न समझने का परिणाम है कि इस प्रकार के निष्कर्ष दे दिए जाते हैं और किसी के उच्चतर प्रयत्न को अवमूल्यित किया जाता है, बदनाम किया जाता है, हास्यास्पद बनाया जाता है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि पाणिनि का व्याकरण ही है, उसी का यह प्रताप है कि संस्कृत भाषा तब से लेके आज तक अकाल बाधित निरंतरता को प्राप्त हुई है। आज भी हम वैदिक काल की संस्कृत या पाणिनि काल की संस्कृत या बाद की संस्कृत जो समझ ले रहे हैं, उसके पीछे पाणिनि का एक बड़ा योगदान है, या पाणिनि जैसे वैयाकरणों का योगदान है। व्याकरण भाषा नदी का तटबंध तो है, भाषा नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देने वाला कोई
वो बांध नहीं है कि उसके सहज प्रवाह को अवरुद्ध कर दे रहा है। इस भूमिका को समझने की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा को जो एक निरंतरता प्राप्त हुई, अकाल बाधित निरंतरता, वो पाणिनि जैसे वैयाकरणों की देन है, ये हमें समझना होगा। नहीं तो संस्कृत भाषा क्रमशः अबोधगम्य होती जाती, क्योंकि भाषा तो नित्य परिवर्तनशील है और वैयाकरण भाषा के नित्य परिवर्तनशीलता की गति को थोड़ी धीमी करता है अपने व्याकरण के द्वारा। कुछ हद तक धीमी करना ही होता है, लेकिन भाषा का प्रवाह उसके बाद भी जारी रहता है। पिछले दिन की चर्चा में हमने ये बात सामने रखी थी। तो भाषा को दीर्घजीवी बनाने की कामना भी व्याकरण रचना के पीछे एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आती है, या इसकी संभावना है। वैदिक काल में जो भाषा विवेचन इतने बड़े स्तर पर शुरू हुआ, 6 वेदांग स्थापित हुए। 6 वेदांग जो हैं उनमें 4 प्रत्यक्षता भाषा मूलक रहे। उनके पीछे एक धार्मिक प्रेरणा भी कार्य करती रही, इसकी चर्चा हमने पीछे की। तो जब इस प्रकार के की प्रेरणा, यानी भाषा को दीर्घजीवी बनाने की प्रेरणा के पीछे या उसके साथ एक धार्मिक प्रेरणा भी कार्य करने लगे, तो धर्म एक संदर्भ में हम देखें तो नशे का भी कार्य करता है। तो ये एक बड़े व्यापक रूप में, बड़े तीव्र रूप में ये प्रेरणा प्रकट होती है और भाषा विवेचन या व्याकरण रचना के पीछे वह प्रेरणा भी काम करती है। तो शक्तिशाली व्याकरण के प्रताप से कोई भाषा लंबे समय तक बोधगम्य बनी रह सकती है। यह कि दुनिया की किसी भाषा पर यह लागू होता है। व्याकरण निर्माण के पीछे की एक प्रेरणा भाषा अधिगम भी हो सकती है। हम जानते हैं कि हिंदी में जब व्याकरण रचना की शुरुआत हुई तो यह प्रेरणा बहुत समय तक कार्य करती रही कि हिंदी भाषा को सीखना है, सिखाना है अपने उद्देश्य के लिए। पहले अंग्रेजों या विदेशी बौद्धिकों के प्रयत्न सामने आए। सबसे पहले अभी जो उल्लेख किया जोहन जोशुआ केटलर, 1743 ईस्वी में पहला व्याकरण आया। तो उन विदेशी जनों को यहाँ की भाषा सीखने और जो भाषा प्रशिक्षु हैं उनके लिए एक व्याकरण का ढांचा हिंदी भाषा का या भारतीय भाषाओं का सामने रखने के लिए एक जिम्मेदारी निभानी थी। वो निभाई उन्होंने। बहुत लंबे समय तक जो हिंदी के व्याकरण बने वो इसी उद्देश्य से बने। आज जब हिंदी का व्याकरण बहुत मजबूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है और बहुत सारे व्याकरण के रूप आ चुके हैं, शैक्षणिक व्याकरण आज भी बन रहे हैं, तो इनमें भी भाषा अधिगम की ये प्रेरणा कार्य करती है। भाषा सीखने सिखाने की प्रेरणा कार्य करती है। इससे भी व्याकरण ग्रंथ बनते हैं। अब हम संक्षेप में एक चर्चा करते हैं व्याकरण रचना या व्याकरण निर्माण करने के लिए किस तरह की भाषिक स्थिति चाहिए, भाषा के अंदर कौन सी योग्यता या गुणवत्ता या स्थिति चाहिए जिसका विवेचन व्याकरण के रूप में सामने लाया जाए। तो यह भी एक संभावना मूलक विचार है। इस पर भी विवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिसे आमतौर पर रूढ़ अर्थ में व्याकरण कहा जाता है, जिस प्रकार के प्रयत्न, जिस प्रकार के ग्रंथ या शास्त्र को, वो मूलतः योगात्मक भाषाओं के संदर्भ में ज़्यादा घटित होता है। इसीलिए हिंदी के जो भाषा वैज्ञानिक हैं जिनकी किताबें कोर्स में चलती हैं, जैसे देवेंद्र नाथ शर्मा, वे भी लिखते हैं कि अयोगात्मक भाषाओं का व्याकरण नहीं होता। हालांकि पिछली चर्चा में हमने इससे कुछ अलग राय रखी थी कि उनका भी व्याकरण होता है, भले वो उस तरह का नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए शर्मा जी की बात को मान लें तो अर्थ ये निकलता है कि जिस अर्थ में योगात्मक भाषाओं का व्याकरण है, जिसके लिए हमने व्याकरण शब्द को ज़्यादातर प्रचलित किया है, कराया है या प्रचलित देखा है, तो योगात्मक भाषाओं का व्याकरण
यानी व्याकृति जो है भाषा संरचना की, भाषा सरिता में जो विद्यमान विविध भाषाई तत्व हैं उनको पृथक पृथक करने का जो प्रयत्न है जिसे व्याकृति कहते हैं, वह प्रयत्न योगात्मक भाषाओं के संदर्भ में ही काम कर सकता है, क्योंकि अयोगात्मक भाषाएं जो कही जाती हैं उनके अंदर जो संबंध तत्व होते हैं वे विकसित दिखते ही नहीं, अदृश्य टाइप होते हैं। भले वाक्य में संबंध सूत्र हो, लेकिन वो प्रकट रूप से किसी भाषिक तत्व के रूप में संबंध सूत्र काम करते नहीं दिखाई देते, जैसे संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी जैसी योगात्मक भाषाओं में दिखाई देते हैं। कुछ प्रत्यय, कुछ विभक्तियां, कुछ उपसर्ग, कुछ परसर्ग आदि इन रूपों में वाक्य रचना जिससे आकार लेती है। तो अयोगात्मक भाषाओं में उस तरह के तत्व दिखते नहीं, भीतर भीतर कार्यरत तो रहते हैं। इस पर कभी समय मिला तो बाद में चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के हिसाब से हम यह समझना चाहते हैं या यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि भाषा का व्याकरण तभी लिखा जा सकता है जब भाषा योगात्मक हो चुकी हो। योगात्मक में भी प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं, श्लिष्ट योगात्मक तक, अश्लिष्ट योगात्मक या श्लिष्ट योगात्मक तक। अब ये दोनों शब्द क्या हैं, दोनों का अर्थ क्या है, यहाँ समयाभाव में हम इसे रखने में असमर्थ हैं। अगले किसी व्याख्यान या अगली किसी चर्चा में इसे रखना चाहेंगे। योगात्मकता के चरम स्तर पर पहुंची हुई भाषा का भी व्याकरण बनना संभव नहीं है, क्योंकि व्याकृति मुश्किल हो जाती है जब भाषा में एक घना संबंध हो संबंध तत्व और अर्थ तत्व का, लवण नीर संयोग, तो मुश्किल है व्याकृति करना। और अयोगात्मक का इस व्याख्या के अनुसार इसीलिए व्याकरण नहीं बन सकता कि उसमें संबंध तत्व प्रकट रूप से कहीं दिखाई ही नहीं देते, कभी भी कहीं विकसित ही नहीं हुए प्रकट रूप में। तो व्याकृति किस चीज की, व्याकृति नहीं संभव है तो व्याकरण नहीं बन सकता। तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाएं व्याकरण रचना के लिए एक अनुकूल माहौल उपस्थित करती हैं, और निश्चित तौर पर व्याकरण का यहाँ अर्थ है योगात्मक भाषाओं के संदर्भ में खड़ी हुई व्याकरण की अवधारणा, चाहे वो पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी हो या हिंदी का कोई व्याकरण, गुरु जी का हिंदी व्याकरण या वाजपेयी जी का हिंदी शब्दानुशासन या रामदेव त्रिपाठी का हिंदी भाषानुशासन या कोई भी व्याकरण। तो व्याकरण रचना के लिए अपेक्षित भाषीय स्थिति एक ये हुई। दूसरी, भाषा का साहित्य समृद्ध हो, भाषा का वाङ्मय समृद्ध हो, वह श्रुति परंपरा से या लिखित परंपरा से हमारे सामने भारी मात्रा में उपस्थित हो और वो गद्यात्मक रूप में हो, तो भाषा का विश्लेषण करना आसान होता है। जब सामग्री नहीं होगी तो विश्लेषण कैसे किया जाएगा। तो भाषा के वाङ्मय का गद्यात्मक रूप में एक निश्चित मात्रा या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना एक ऐसी भाषिक परिस्थिति है जो व्याकरण रचना के लिए अपेक्षित है। तीसरी बात, जो भाषा व्याकृत की जा रही हो या जिसका व्याकरण बनाया जा रहा है, वो व्याकरण लिखा जा रहा हो, जिसका उसका लोक जीवन में महत्व हो, उपयोगिता हो, तात्कालिक तौर पर या दीर्घकालिक तौर पर, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या राजनैतिक रूप से उस भाषा का महत्व बढ़ा चढ़ा हो, तो उस भाषा पर लोगों का ध्यान जाता है और व्याकरण रचना का कार्य शुरू हो जाता है। भारत में वैदिक काल में भाषा चिंतन हो या ब्रिटिश काल में हिंदी व्याकरण रचना का कार्य, इन संदर्भों से व्याकरण रचना की इस भाषिक स्थिति को समझा जा सकता है। आज की चर्चा हम यहीं तक रखना चाह रहे हैं, समय की सीमा है। आगे हम अगर
कुछ अवसर पाते हैं तो व्याकरण की अवधारणा को कुछ अन्य संदर्भों में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।